तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मंथली टेस्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगस्त में जो आप लोग का मंथली टेस्ट एग्ज़ाम होगा, तो सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए, बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांसीसी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा। फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो सिंपली आप लोग को याद रखना है, लुई 16 था। ठीक है, लुई 16, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आप लोग का गंगा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है मोंटेस्क्यू हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये भी ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई लगभग कितने किलोमीटर है? तो 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल मंडेला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था? तो नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था? तो याद रखेंगे 28 वर्ष। 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, रूस की क्रांति। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक होगा। रूस की क्रांति के समय वहाँ का अंतिम जार कौन था? जार बोल रहा है तो जार हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जितना भी क्वेश्चन बता रहे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा हम लोग किसको कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और यहाँ पर हम लोग, चलिए अगला, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो जिसमें संविधान यानी किसे कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग को याद रखना है संविधान किसे कहते हैं। देखिए, संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून दस्तावेज होता है जिससे उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, सरकार के अंगों का अधिकार, उसके कर्तव्य और नागरिक के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित बुनियादी नियम तय किए जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग का संविधान किसे कहते हैं? तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, वास्तिल के किले क्रांतिकारियों द्वारा क्यों तोड़ा गया? यहाँ पर क होगा। ठीक है, क्रांतिकारियों द्वारा क्यों तोड़ा गया था? आप लोग का 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति ने वास्तिल के किले पर हमला करके उसे जो है तोड़ दिया, क्योंकि देख सकते हैं वास्तिल के किले निरंकुश सम्राट लुई 16 यानी लुई 16 के निरंकुश शासन और अत्याचार का प्रतीक था। क्रांतिकारियों को वहाँ भारी मात्रा में गोली बारूद मिलने की भी संभावना थी। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ पॉइंट्स में आप लोग जो है इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को बता दे रहे हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय कर की व्यवस्था कैसी थी? कर यानी टैक्स की बात हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक तो पहला तो टाइद। ठीक है, यह एक धार्मिक कर था जो कि चर्च द्वारा किसानों से उनकी फसल के 10वें हिस्से के रूप में वसूला जाता था। और दूसरा देख सकते हैं टेल, यह सीधे राज्य को दिए जाने वाला प्रत्यक्ष कर था। और तीसरा देख सकते हैं अप्रत्यक्ष कर, यानी नमक, तंबाकू जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। ठीक है, लगाया जाता था, जिससे जो है सारा भार केवल तीसरे स्टेट पर पड़ता था। तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो सिंपल आप लोग देख सकते हैं, सरकार के 3 अंग। तो पहला तो विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका। ये तीनों को आप लोग को याद कर लेना है। और इसका आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मोंटेस्क्यू के सत्ता के संकृदन को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। देखिए, आप लोग ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं, आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि सरकार के निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव, यानी आप लोग लिख सकते हैं सरकार के 3 अंक निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये सब भी नहीं लिखना पड़ेगा, बस सरकार के 3 अंक जो है निम्नलिखित हैं। उसके बाद आप लोग ये तीनों अंगों को लिख लीजिएगा, कानून बनाने की संस्था विधायिका, और यहाँ पर कानून लागू करने की संस्था कार्यपालिका, और न्यायपालिका न्याय करने वाली संस्था। देखिए, आप लोग जितना सरल में लिख सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। आप लोग खुद से भी बस याद रखिए, नहीं ये तीनों पॉइंट्स को याद रखिए, बस ये तीनों पॉइंट ही लिख दीजिएगा, क्योंकि 3 अंक का ही नाम पूछ रहा है। ठीक है, सिंपली। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के प्रमुख विचार क्या थे? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मार्क्स का मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादियों समाज है और पूंजीवादियों का मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना और मजदूरों का शोषण होता है। देखिए, मार्क्स का तर्क था कि मजदूरों
को संगठित होकर पूंजीवादी को उखाड़ फेंकना चाहिए और एक समाजवादी समाज का स्थापना करनी चाहिए जहां संपूर्ण संपत्ति का समाज का नियंत्रण हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं बोल्शेविक की क्रांति। यहाँ पर जहाँ पर भी क्रांति है वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देख सकते हैं बोल्शेविक की क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुआ। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं बैंक और उद्योग राष्ट्रीयकरण किया गया, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषणा कर किसानों को जमींदारों की जमीन पर कब्जा की छूट दी गई। उसके बाद देख सकते हैं पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई और सैनिक वर्दी में बदलाव किए गए। ठीक है, तो ये तीनों को आप लोग को लिख देना है, बोल्शेविक ने क्रांति के बाद क्या परिवर्तन किया। अगला यहाँ पर प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति क्या थी। तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक शासकों द्वारा देख सकते हैं अश्वेतों और भारतीय मूल के लोगों पर थोपी गई एक नस्ली भेदभाव वाली शासन प्रणाली है। इसके तहत अश्वेत को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और सार्वजनिक संस्थानों यानी स्थानों के उपयोग के लिए अलग व घटिया व्यवस्था रखी गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, खुद से भी सोच सोच के आप लोग जो है आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर दिया गया है ये आप लोग अगर याद नहीं कर पा रहे तो आप लोग जो है खुद से सिंपल में आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है, यहाँ पर हिमालय नदी नहीं रहेगा, आप लोग का अलग प्रकार से पूछ सकता है, लेकिन आप लोग का इस प्रकार से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना है जल निरंतरता। तो देख सकते हैं सदाबहार नदियाँ होती है हिमालय नदी, और ये मौसमी और वर्षा पर निर्भर होती है। ठीक है, यानी मौसमी नदी होती है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय नदी। और यहाँ पर देखिए लंबाई में बात करते हैं, ये लंबी होती है क्योंकि ये हिमालय से आ रही है, और बाकी ये कम लंबी होगी क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्थल के रूप में विश्व डेल्टा बनाती है, जैसे गंगा नदी आप लोग क्या डेल्टा बनाती है और एस्चुरी बनाती है। ठीक है, ये एस्चुरी बनाती है। तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से लिख देना है, दोनों में अंतर पूछेगा ना तो आप लोग को बीच में एक लाइन देना है और इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। ठीक है, चलिए और अगला यहाँ पर प्रश्न है झीलों का मानव जीवन में क्या महत्व है। देखिए झीलों का मानव जीवन में क्या महत्व है, इस प्रकार से पूछ रहा है। तो देखिए झील अत्यधिक वर्षा के समय जल को रोककर बाढ़ से बचाती है और शुष्क मौसम में जल का प्रभाव बनाए रखती है। इनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये स्थानीय जलवायु को सामान्य रखती है और पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है मानव संसाधनों में निवेश की आवश्यकता क्यों है। देखिए शैक्षिक और स्वास्थ्य नागरिक देश की कार्यकुशलता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि करते हैं, और देखिए ये निवेश भविष्य में उच्च आय और राष्ट्रीय विकास के रूप में प्रतिफल देता है। इससे जीवन स्तर में सुधार होता है और व्यक्ति समाज के विकास में बेहतर योगदान देता है। तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए और कुछ प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। अब देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। देखिए इससे आप लोग का क्वेश्चन 90% चांस से ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी पूछ दे। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखना है। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी यह स्थिति जिसमें देखिए लोग काम पर लगे दिखाई देते परंतु उन्हें उत्पादकता शून्य होती है, जैसे खेत में जरूरत से ज़्यादा लोग, आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हैं। बाकी देख सकते हैं मौसमी बेरोजगारी यह तब होती है जब लोगों को वर्ष के लिए कुछ ही महीनों में काम नहीं मिलता, जैसे कि बुआई कटाई के बाद। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। और बाकी देखिए देशद्रोह और प्रारूप में क्या तात्पर्य है। देखिए इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं देशद्रोह अपने ही देश के चुनी हुई सरकार को असंवैधानिक तरीकों से उखाड़ फेंकने की अप्रधिकार कोशिश करना। ठीक है, ये देशद्रोह हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप किसी भी कानून या कानूनी दस्तावेजों के अंतिम रूप से स्वीकृत होने से पहले तैयार किया गया शुरुआती कच्चा मसौदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने क्लास 9 का जो आप लोग का मंथली टेस्ट एग्जाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कुछ ही देखा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।